वकीलों के बीच में और पुलिस के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ। बातें हुई, पुलिस वालों को अरेस्ट करने की बातें हुई। पुलिस वालों से अपील की, एक वीडियो बनाकर डाली कि पीएचक्यू आएंगे और तमाम कमिश्नर से अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, प्लेटफॉर्म खड़ा करा जाए जिससे कि पुलिस की बातों को कहा जा सके। तो उस तरह से इस संस्था का जन्म हुआ, दिल्ली पुलिस महासंघ का। अब ये संस्था न केवल दिल्ली पुलिस से रिलेटेड इश्यूज को, पूरे इंडिया में जितने भी पुलिस से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में अपना पक्ष रखती है। जो मेरी पहली किताब थी उसका नाम ही भारतीय न्याय संहिता और प्राथमिकाएं हैं, कि हाउ टू राइट एफआईआर अंडर न्यू लॉज। वो पब्लिश हो चुकी है, ये आपके सामने मैं उसकी कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक नई किताब लिखी है, हालांकि बहुत मोटी किताब है, करीब 800 पेज की किताब है। इसका नाम है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, चूंकि ये इंग्लिश में है, हाउ टू इन्वेस्टिगेट अंडर न्यू लॉज। जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी कि उन्होंने कहा था एनफ इज एनफ, बहुत ज्यादा हो चुका है। इस समय हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ एक्स एसीपी मौजूद हैं, वेद भूषण जी। उनसे बात करते हैं। एक डीपीएम डीपीएम एक संस्था है जो दिल्ली पुलिस की है, वो किस तरह से काम करती है, इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी सर? देखिए, एक विवाद हुआ था पहले किरण बेदी के टाइम में, वकीलों के बीच में और पुलिस के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ, जिसमें एक कमीशन बैठा था हाई कोर्ट के अंदर। उसमें तमाम तरह की बातें निकल कर आई। उसके बाद में धीरे धीरे नौकरी आगे होती चली गई। उसके बाद में फिर दोबारा तीसरी कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद पुलिस के और वकीलों के बीच में हुआ, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई, पुलिस वालों को अरेस्ट करने की बातें हुई। तब फिर मैं रिटायर हो चुका था, मैंने पुलिस वालों से अपील की, एक वीडियो बनाकर डाली कि पीएचक्यू आएंगे और तमाम कमिश्नर से अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि पुलिस वालों को जल्दबाजी में अरेस्ट ना किया जाए, किसी दबाव के अंदर अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व था और तमाम कोर्ट्स इन्वॉल्व थी, और वकील और पुलिस अब बिल्कुल आमने सामने टकराने की पोजीशन पे आ गए थे। तो उस दिन मुझे उम्मीद से ज्यादा पूरा दिल्ली की पुलिस लगभग आईटीओ पर आ गई थी, पूरी दिल्ली जाम हो चुकी थी। तो मुझे भी अप्रत्याशित था कि इस तरह की चीजें आई। तो उसका फायदा ये हुआ कि जो हाई कोर्ट ने तुरंत इस पे संज्ञान लिया, कहा कि पुलिस वालों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद ये विचार आया हमारे रिटायर्ड साथियों के बीच में कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, प्लेटफॉर्म खड़ा करा जाए जिससे कि पुलिस की बातों को कहा जा सके, समाज के अंदर बताया जा सके पुलिस के अंदर क्या कमी है, पुलिस से कहाँ गलती हुई है, या पुलिस का पक्ष कहाँ पर ठीक है। तो उस तरह से इस संस्था का जन्म हुआ, दिल्ली पुलिस महासंघ का। अब ये संस्था ना केवल दिल्ली पुलिस से रिलेटेड इश्यूज को, पूरे इंडिया में जितने भी पुलिस से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में अपना पक्ष रखती है, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म हो उनसे अपनी हम बात रखते हैं। जैसे आपको सुशांत राजपूत का केस याद होगा, हम लोगों ने उसमें भरपूर जो पुलिस का एंगल बताया लोगों को, और वही सत्य साबित हुआ। आज तक 4 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सीबीआई उसी जगह खड़ी है जहां पर मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था। अभी ताजा हाल में कलकत्ता के अंदर जो लड़की के साथ रेप का मर्डर हुआ, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास दे दी गई। तो उस पर भी मैंने बिल्कुल प्रखरता से जाकर टेलीविजन पर बताया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी जरूर हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं है। लोगों का कहना था कि गैंग रेप है और बहुत सारी बातें करी गई, परंतु अभी तक सीबीआई आज तक भी उसी जगह खड़ी है जहां कलकत्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी। इसी तरह हैदराबाद के अंदर एक लड़की का मर्डर कम एनकाउंटर हुआ, तो उसके अंदर जो है पुलिस ने 4 लोगों को, अपराधियों को एनकाउंटर किया। तो उस तमाम, या आप विकास दुबे का केस देखें, उसमें उसकी गाड़ी पलट गई थी। तो पुलिस का जो पक्ष है वो लोग हम बखूबी अपना प्रेजेंट करते हैं, पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है। जहाँ कमी होती है पुलिस की, वहां उनको बिल्कुल जोर से ताकत लगाकर उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं कि पुलिस का ये पार्ट कमजोर था या गलत था। तो इसलिए ये जो संस्था है, इस तरह से हम लोग पूरे हिंदुस्तान से टेक्निकली एक तरह से कनेक्ट हो चुके हैं, परंतु प्राइमरी तौर पर ये दिल्ली पुलिस महासंघ है। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड जो हमारे साथी हैं उनके वेलफेयर के लिए, वो दिल्ली पुलिस की वेलफेयर के लिए बातें हमारा उद्देश्य है। हम हर साल अपने साथियों के साथ में उनको दूसरे देशों की यात्रा पर लेके जाते हैं। इस बार हम लोग मॉस्को गए थे, जहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, जहाँ पर हमारे भारतीय जो हमारे दूतावास हैं वहाँ पर हमारा स्वागत किया गया। इससे पहले वियतनाम गए थे। दुनिया भर के कंट्रीज में हम लोग जाते हैं अपने साथियों के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ये इस संस्था का मोटा मोटा उद्देश्य है। उसके अलावा जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं। अभी हाल ही के अंदर मैंने खुद एक किताब पब्लिश की है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से हिंदुस्तान में 3 नए बड़े कानून में बदलाव किया गया है।
एक का नाम भारतीय न्याय संहिता है, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो लगभग 160 साल बाद ये हमें अच्छा दिन देखने को मिला है। ब्रिटिश दासता से हमारी मुक्ति हुई है एक तरह से। तो इस कानून को बनाने में जिनका सहयोग रहा, उनको हम भीमराव अंबेडकर बोलते हैं आज का। उनका नाम ब्रजलाल आईपीएस ऑफिसर हैं। फिलहाल राज्यसभा के मेंबर के रूप में सुशोभित हैं और उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, तरक्की की कि भाई आप लोग इन चीज़ों के बारे में जानें, लोगों को बताएं। तो जो मेरी पहली किताब थी उसका नाम ही भारतीय न्याय संहिता और प्राथमिकाएं हैं कि हाउ टू राइट एफआईआर अंडर न्यू लॉज। वो पब्लिश हो चुकी है, ये आपके सामने मैं उसकी कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अभी हाल ही में एक नई किताब लिखी है, हालांकि बहुत मोटी किताब है, करीब 800 पेज की किताब है। इसका नाम है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, चूंकि ये इंग्लिश में है, हाउ टू इन्वेस्टिगेट अंडर न्यू लॉज। नए कानून के तहत हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, ये अपने आप में एक अनूठी किताब है। चूंकि अभी कानून को लागू होने के बाद किसी ने भी अभी तक इस तरह की किताब पब्लिश नहीं की है। तो जरूर मेरे पुलिस साथियों के काम, जुडिशरी के काम, मेरे एडवोकेट साथियों के काम आएंगी कि कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, किस तरह के एविडेंस इकट्ठे करे जाएंगे, किस तरह से न्याय प्रक्रिया तेजी लाई जा सकेगी। क्योंकि अभी आपको याद होगा परसों ही जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी कि उन्होंने कहा था एनफ इज एनफ, बहुत ज्यादा हो चुका है और जो डिले है वो कानून के प्रति लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ ना जाए, इसलिए प्रेसिडेंट तक को इस बात को कहना पड़ा। अभी हाल ही में जगदीश टाइटलर जो बहुत बड़े नामी कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, 40 साल बाद उनके खिलाफ चार्ज का संज्ञान लिया गया है। तो ये तमाम चीजें सोचने में मजबूर करती हैं कि जो कानून की स्थिति है वो बद से बदतर ना हो जाए, लोगों का विश्वास कानून, पुलिस और संस्था से उठ जाए तो बहुत मुश्किल होगा। अभी आपने देखा बांग्लादेश जो हमारा बराबर का मुल्क है, उनका पूरा विश्वास सिस्टम से उठ गया था। उन्होंने किस तरह से वहां के प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाया, वो हिंदुस्तान की शरण में है। और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इस तरह की क्रांतियां होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि सिस्टम से उनका विश्वास उठ जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मेरी जो मेहनत है, हमारी जो सिस्टम की कामयाबी है, वो देश को शांति व्यवस्था बनाने के लिए हमारी संस्था बखूबी काम करेगी और आने वाले टाइम में जो भी चीजें होंगी वो पब्लिक के डोमेन में होंगी। सर, ये जो आपने किताब लिखी है, कई बार देखा गया है कुछ लोग जो हमारे जो देश में कानून जो चेंज हुए हैं, उसके लिए भी कि ये एक जाति विशेष के लिए कानून बनाया गया, कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने आई थी। तो ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए, कितनी लाभदायक होगी? देखिए इस किताब के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अनयूजुअली हैं, कहीं पूरे आपको कहीं किताब के अंदर लिखे नहीं मिलेंगे। जो जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। उसमें अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें मोदी जी की आवाज में भी एक गाना डब कर दिया गया, जबकि मोदी जी ने कभी इस तरह के गाने वाने गाते नहीं है। तो इसमें जो नई तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, हालांकि पुलिस के लिए वो बहुत सहायक भी रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह साइबर क्राइम का इसमें चैप्टर जोड़ा गया है और एक लव जिहाद का चैप्टर बिल्कुल जोड़ा गया है, जिस कानून के अंदर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए ये कानून बराबर है। परंतु इस तरह की भ्रांतियां पैदा की जाती हैं कि हिंदुस्तान में जो कानून लाए गए हैं वो किसी मजहब के खिलाफ हैं, किन्हीं वर्ग के खिलाफ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं भी कोई इस तरह का शब्द पूरे कानूनों में नहीं लिया गया है। तो इसलिए ये जो लोगों के सोशल मीडिया पर लोगों को बताया जाता है, अब समाज के अंदर आज की डेट में सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से पुलिस के हमारे साथी मॉडर्न तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे। जो पुराने तरीके थे पुलिस के, उनसे अब निजात मिलेगी और नए जो सिस्टम है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करना, तमाम जो लेबोरेटरीज हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना। अभी आपने देखा कि जिस तरह से कलकत्ता में मर्डर जो रेप हुआ, उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट कराया जा रहा है, टेलीविजन पर आप देखते होंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो साइंटिफिकली किसी चीज को प्रूव कर सकें, क्योंकि सजा मिलेगी तभी लोगों का विश्वास जमेगा। अब निर्भया केस में 7 साल बाद न्याय मिला, उनको फांसी हुई, तो बहुत लंबा टाइम लगा। तो इतना लंबा टाइम ना लगे, साइंटिफिक चीजें हों और अकाट्य सबूत जो पुलिस विभाग है या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इकट्ठा करें और अदालत भी उनकी बात से सहमत हो, तो ये एक अच्छा मैसेज जरूर जाएगा, हमारा प्रयास जरूर कामयाब होगा। जी, बिल्कुल। सर, जैसे आपने पूरा अपना जीवन जो है जनता की सेवा में लगाया है, आप दिल्ली पुलिस के अधिकारी रहे हैं, यहाँ से आप विदेश भी जाते हैं। तो विदेश की पुलिस और यहाँ की पुलिस में कुछ अंतर या कोई ऐसा कि कोई एक ऐसी चीज़ें
कि वो अंतर होना ज़रूर चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें? बिल्कुल अंतर होना चाहिए। अब जब आप पार्लियामेंट नहीं बना सकते हैं, आप कानून नए बना रहे हैं, तो इस सिस्टम को भी चेंज करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको ताज़ा उदाहरण दूँगा, हम लोग रशिया गए थे, तो वहाँ हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पुलिस का क्या सिस्टम है। वहाँ पर 5 पुलिस के बड़े कॉलेज हैं, जिनमें पहले आपको कॉम्पिटिशन के द्वारा एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको तमाम तरह के कानून और पुलिस के बारे में आर्म्स, एम्युनिशन, जो पुलिस के काम तौर तरीके सिखाए जाएँगे। परंतु हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम डिफरेंट तरीके से ब्रिटिशर्स की हायरार्की आज भी है। आज भी हम खाकी कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स ने हमको दिए हैं। तो इस खाकी का भी रंग बदलना जाना चाहिए। इसी तरह जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन की प्रक्रिया, वो भी अंग्रेजों की दी हुई है। अंग्रेजों ने अपने लिए एक विशेष वर्ग बनाया, जिसको हम लोग आईएएस, आईपीएस वर्ग कहते हैं। वो अपने आप को एलीट वर्ग समझते हैं, इस समाज से अपने आप को अलग मान के चलते हैं। तो ज़रूर उसमें एक बदलाव आना चाहिए। अभी आपने ताज़ा-ताज़ा एग्ज़ाम्पल देखा पूजा खांडेकर का। बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान की आंखें चौंक गई कि जिसके पिता के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है और दुनिया भर की प्रॉपर्टीज उनके पास हैं, किस तरह से कानून के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, एक ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट लिया, किस तरह की एरोगेंस उनकी मदर के अंदर थी कि रिवॉल्वर पिस्टल दिखा रही हैं, और जो तमाम जो चीजें प्रकरण में आई तो सोचने मजबूर हुआ कि ये सिस्टम जरूर बदलना चाहिए। अकेली पूजा खांडेकर नहीं है सिस्टम में, सैकड़ों ऐसे पूजा खांडेकर जैसे लोग हैं जो किसी ना किसी बैकडोर से एंटर कर गए सिस्टम के अंदर, जिस वजह से तमाम तरह के भ्रष्टाचार आपने देखा। आईएएस, आईपीएस आजकल खूब पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, तमाम तरह की उल्टी सीधी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सिस्टम भी स्क्रैप होना चाहिए, इसको टूटना चाहिए, नया सिस्टम लागू करना चाहिए। सरकार से मेरी अपील है कि दोबारा इस पर विचार करें। यूपीएससी में जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, उसको तमाम को रिव्यू करने की जरूरत है। ऐसे ऐसे सब इंस्पेक्टर बैठे हैं को बेटर देन आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इसलिए, और जहां तक रिजर्वेशन का संबंध है, रिजर्वेशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो गांव देहात दूर बैठे हैं, जिन तक कानून की पकड़ नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके पास पहुंच नहीं है। यदि किसी के फादर आईपीएस ऑफिसर या आईएएस बन जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनके बच्चों को अब कोई जरूरत है कि रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन उस गांव के बच्चे को मिलना चाहिए जिसके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, वो एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी वर्ग से हो सकता है। तो असली जिन लोगों की जरूरत है, वहां तक इसका फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत सारा वर्ग आज इस बात के लिए कोशिश कर रहा है कि उन बिछड़े हुए लोगों को, उन जो बेचारे जिन तक पहुंच नहीं है, इस कानून को वहां तक पहुंचना चाहिए। उसका फायदा जो रिजर्वेशन का देश को, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी ने सपना ये देखा था कि जो समाज में दबे हुए कुचले लोग हैं, उसको उसका फायदा पहुंचे। परंतु उस टाइम की जो चीजें आज के टाइम में रेलिवेंट हो जाती हैं। आज एक नया वर्ग खड़ा हो गया है, एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर ही एक नया वर्ग खड़ा हो गया है। वो अपने ही बिरादरी के लोगों को हीन भावना से देखते हैं। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करें और सिलेक्शन की प्रक्रिया आईएएस, आईपीएस की, इसको खत्म किया जाए, नया सिस्टम इन्वॉल्व किया जाए, नीचे से आदमी ऊपर पहुंचे। ब्रिटिशर्स ने अपने लिए तो सिस्टम अपना रखा, उन्होंने नीचे से आदमी मेहनत करके तमाम सिस्टम को समझ के ऊपर पहुंचता है। परंतु हमारे लिए जो सिस्टम देकर गए थे ब्रिटिशर्स, आज भी उन सिस्टम को ढो रहे हैं और जबरदस्ती ढो रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं, जिस लेवल पे भी उठाएं, कहीं ना कहीं आवाज जरूर पहुंचेगी एक दिन। पूरी उम्मीद है कि जिस तरह कानून बदले जा रहे हैं, तमाम बदलाव हिंदुस्तान के अंदर धीरे धीरे हो रहा है, रहन सहन में बदलाव आ रहा है, तो ये सिस्टम भी एक दिन खत्म होगा और एक अच्छा सिस्टम लागू होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। जी, बिल्कुल। हमारे साथ वेदभूषण जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इसको भी सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग कानूनों का जो है नेगेटिव निकाल रहे थे अर्थ कि ये कानून एक जाति विशेष के लिए है, जबकि ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। आज जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। आपको ये पुस्तक भी पढ़नी चाहिए, और जिस तरह से जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है या आईपीएस, आईएएस भर्ती प्रक्रिया है, उस पर भी सर ने बताया कि किस तरह से जो है भर्ती प्रणाली को जो है बदला जाना चाहिए, जिससे कि जो रिजर्वेशन है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसको यहाँ पर जो है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी यहाँ पर जो है मदद हो सके। दिल्ली से कपिल चौधरी, खबर टुडे न्यूज़।